हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जीटा प्रेप में आप सभी का स्वागत है। और क्लास 11th केमिस्ट्री के लिए ये पहला लेक्चर है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर का ही है। पूरा का पूरा जो क्लास है, हम कोशिश ये करेंगे कि प्रीसियस कंसाइज वे में फर्स्ट चैप्टर को एक ही वीडियो में कंक्लूड कर लिया जाए, अगर पॉसिबल हुआ तो। अदरवाइज इसको 2 या 3 पार्ट में कंक्लूड करेंगे और एक स्पेशल पार्ट लेके आएंगे जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा, राइट। तो इस जीटा प्रेप में क्लास 11th के लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो का बारी बारी से सारा वीडियो आपको एक ही जगह पे मिलेगा, वो जो कि सीजी बोर्ड से रिलेटेड होगा, राइट। तो सीजीबीएसई के अकॉर्डिंग, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इस पूरे कोर्स को डिजाइन किया गया है। और हम आपके लिए आपको केमिस्ट्री का एक एक हिस्सा इस YouTube पे फ्री क्लासेस लेके आप आते रहेंगे। इसके लिए आपको सारी क्लासेस चाहिए तो आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और नोट्स चाहिए तो आपको व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल जो कि इस YouTube में ही आपको मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें नोट्स वगैरह ले सकते हैं। जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये चैप्टर। और आपको बता दें, वैसे आप जानते ही होंगे साइंस क्या है, स्टडी ऑफ द नेचर एंड इट्स सराउंडिंग। साइंस क्या होता है? जो नेचर और सराउंडिंग की स्टडी है, वो भी किस वे में? मेथोडोलॉजिकल, प्रॉपर मेथोडोलॉजी में, प्रॉपर एविडेंस के साथ। तो साइंस क्या होता है? ये स्टडी है। किसकी स्टडी है? स्टडी ऑफ द नेचर एंड इट्स सराउंडिंग। नेचर एंड द सराउंडिंग, बट किसके साथ? प्रॉपर मेथड के साथ, प्रॉपर एविडेंस के साथ, प्रॉपर रूल के साथ। तो हम लोग साइंस उसी को मानते हैं जो एविडेंस बेस्ड हो, मेथोडोलॉजिकल हो, प्रॉपर प्रूफ लेके आता हो, उसी को हम लोग क्या मानते हैं? साइंस मानते हैं। इस साइंस के कई सारे पार्ट हैं, जैसे आप देखोगे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है, सोशल स्टडीज आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, साइकोलॉजी आता है, एंथ्रोपोलॉजी आता है, एंड सो ऑन। उनमें से वन ऑफ द पार्ट क्या है? केमिस्ट्री है। तो आपके हिसाब से केमिस्ट्री क्या होना चाहिए? आप सब 11th क्लास में होंगे, आई एम श्योर केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड होंगे, और ये केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। केमिस्ट्री के बिना आपका काम होने वाला नहीं है। तो आपके हिसाब से केमिस्ट्री क्या है? 11th में पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप 11th, आप समथिंग 14-15 साल के होगे, टीन एज में। अगर 14-15 साल के होगे तो इसी एज को मेरी भाषा में कहते हैं केमिकल लोचा। कौन सा एज बोलते हैं? द एज ऑफ द केमिकल लोचा, जहां पे आप अपने आवेश को, अपने आवेग को किसके माध्यम से डराइव करते हो? इस केमिकल के माध्यम से डराइव करते हो। और यही केमिकल हम लोग जानेंगे कि बायो की क्लास नहीं है, हम सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, राइट। तो वैसे आपको बता दें, केमिस्ट्री ना बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी है। मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में कुछ चीजें बताता हूं। केमिस्ट्री ना एक मोहब्बत की तरह है। अगर आपको इस करना आता है तो बायो वाले के लिए ना, बायो वालों के लिए मिला हुआ इसकी तरह है, क्योंकि यह कभी आपसे छूटेगा ही नहीं। बायो वाले केमिस्ट्री को छोड़ ही नहीं सकते। और मैथ्स वालों के लिए अधूरे प्यार की तरह है। मतलब मैथ्स वाले कुछ समय बाद इस केमिस्ट्री को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन चाहे मिला हुआ इसको हो या अधूरा इसको, अल्टीमेट जो जनरल पॉपुलेशन है वो शादी तो करता है, और शादी करता है तो शादी करने के बाद बीवी मिलती है। तो ओवरऑल केमिस्ट्री ना बीवी के मूड की तरह है। अगर सारे बेसिक, सारे डॉट कनेक्ट करने आते हैं तो आपको केमिस्ट्री लगेगी बहुत इजी। अदरवाइज उसके बीवी के मूड की तरह है कि आपको समझ ही नहीं आएगा। तो केमिस्ट्री ना बहुत लॉजिकल, बहुत इजी है। अगर आपने सारे बेसिक्स क्लियर कर लिए और सारे डॉट को कनेक्ट करना आ गया, राइट, अगर सारे डॉट आपने कनेक्ट कर लिए तो आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगी। और अगर आपने डॉट को ही मिस कर दिया, कनेक्ट नहीं कर पाए, तो स्विंग की तरह है, आपको समझ ही नहीं आएगा,
राइट। तो मैं आपको केमिस्ट्री के लिए बहुत सिंपल सी भाषा है, हर एक डॉट को, हर एक चीजों को कनेक्ट करते जाओ, अदरवाइज केमिस्ट्री आपको ऐसा लगेगा कि समझ ही नहीं आया, है ना। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट ही है ना कि 2 मिनट बाद लगता है क्या हो गया, राइट। तो केमिस्ट्री बहुत इजी होने वाला है, अगर आप प्रॉपर सारी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप लेंगे, कोई चेन मिस नहीं करेंगे, तो आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सर ये जो पहला चैप्टर है उन सब में से केमिस्ट्री को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट डज मीन बाय केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। यह पूरा का पूरा केमिस्ट्री है वो मैटर से ही डील करता है। मैटर वो पंगा वाला मैटर नहीं, टीन एज केमिकल लोचा है, इसका मतलब जहां पंगा भी होता है, राइट। तो ये पंगा वो वाला पंगा नहीं है, चल 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 भाई, चल भाई, मैटर हो गया, मैटर हो गया, ये मैटर वाला मैटर नहीं है, समझ रहे हो। ये मैटर वाला साइंस वाला मैटर है। तो समझना, ये केमिस्ट्री वाला मैटर है, अपना मैटर आप सुलझा सकते हो, लेकिन ये मैटर हमारे बिना नहीं सुलझेगा, इस मैटर को हम ही सुलझाएंगे, राइट। तो हम चलते हैं, केमिस्ट्री क्या है, ओवरऑल मैटर। अगर आप मैटर समझना स्टार्ट कर देते हो, इसकी कंपोजिशन, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल समझना स्टार्ट कर देते हो, मतलब आपको केमिस्ट्री समझ आना स्टार्ट हो जाती है। फिर हमें समझना पड़ेगा सर ये मैटर है क्या। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमारा पूरा यूनिवर्स ना 2 चीजों से मिलकर बना है, एक तो मैटर, दूसरा एनर्जी। मतलब पूरे यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी के अलावा कुछ भी नहीं है। एनर्जी मींस जिसमें मास नहीं होता है, मैटर में मास होता है। तो मैटर हम किसको मानेंगे, एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेसेस इज कॉल्ड द मैटर। मैटर हम लोग उसी को मानेंगे जो जगह घेरता हो और उसमें क्या कर हो और मास हो, वजन हो, उसको हम लोग क्या मानेंगे, मैटर। सर एनर्जी से डिफरेंट है क्या, बिल्कुल डिफरेंट है। एनर्जी में मास नहीं होता, जबकि मैटर में क्या होता है, मास होता है। हमें पूरा का पूरा फोकस इस पे रखना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि सर एनर्जी को साइड करते हुए एवरीथिंग इज अ मेड अप बाय द मैटर, मतलब हर एक चीज को हम लोग मैटर बोल सकते हैं। सर ये मार्कर क्या है, मैटर है। हम क्या है, मैटर है। ये बोर्ड क्या है, मैटर है। यस, सब कुछ क्या है, मैटर है। तो इस मैटर को हमें समझना पड़ेगा थोड़ा ब्रीफली। तो चलते हैं, समझते हैं मैटर ये है क्या। तो देखते हैं मैटर क्या है। तो मैटर को हम लोग मानते हैं जो भी चीजें स्पेस ऑक्यूपाई करता है और मास होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। और पूरा का पूरा मैटर किससे मिलकर बना होगा, एटम से। एटम नया शब्द नहीं है, 9 से आप पढ़ते आ रहे हो, फिर भी एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा चैप्टर 2 है, उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे तो एटम के बारे में सब जानकारी आपको मिल जाएगी। मतलब जो भी चीजें हैं जिनके पास क्या होगा, मास होगा, जो क्या होंगे, स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, उन सबको क्या मानेंगे, मैटर। फॉर एग्जाम्पल सर हवा मैटर है क्या, सोचो, बिल्कुल ये मैटर है, राइट। हवा क्यों मैटर है, क्योंकि हवा में भी क्या होता है, वजन होता है। आपने थोड़ा पढ़ा भी होगा 9th में, ऑक्सीजन का मास होता है। ऑक्सीजन का मास क्या होता है, 16। मतलब हवा में भी क्या होता है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डस्ट पार्टिकल है, मतलब इन सब का क्या होता है, मास होता है। मास है, इसका मतलब ये क्या है, मैटर है, राइट। तो इस मैटर में क्या होता है, मास होता है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और ये क्या होते हैं, एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, और डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस में ये क्या होते हैं, इस फेज में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं नेचर ऑफ द मैटर। सिंपल है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जानना चाहेंगे। एवरी मैटर बिहेव्स ऑफ द इट्स पार्टिकल, जैसे मैटर इज मेड अप बाय द टाइनी पार्टिकल। हर एक मैटर किससे मिलकर बना होगा, एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। द पार्टिकल आर इन द कांस्टेंट मोशन, जो भी पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, एक पर्टिकुलर मोशन में होंगे। देयर आर ए स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, स्पेस। डोंट वरी, ये सारे पॉइंट्स ना हम थोड़े आगे जाएंगे, जब स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे वहां पे दिखेंगे।
द पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, ये पार्टिकल आपस में क्या करते होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हम आते हैं स्टेट ऑफ मैटर पे, मतलब मैं इस मैटर को क्लासिफाई करना चाहता हूं, फिर हम लोग बारी बारी से समझते हैं। इस मैटर को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड द केमिकल क्लासिफिकेशन। मतलब इस मैटर को हम लोग दो हिस्सों में बंटवारा कर सकते हैं, किसके बेस पे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। अगर हमने इसको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे बांटा, जिसको हम दूसरी भाषा में स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं, स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये तीन टाइप का होता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है, गैस स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है, और एडिशनल टू स्टेट जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट एंड द बोस-आइंस्टीन। ये सीबीएसई में ये इनके बारे में थोड़ा बहुत दिया गया है, लेकिन सीजी की बोर्ड की बुक्स में इनके बारे में दिया नहीं गया है। सिलेबस में धीरे से ऐड होगा, बट हम लोग थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मतलब स्टेट ऑफ मैटर बोला जाता है, कितने स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, तीन, पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। इस केमिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग दो बेस पे क्लासिफाई करते हैं, एक तो प्योर सब्सटेंसेस के बेस पे और एक हमारा होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट में एंड द कंपाउंड में। मिक्सचर को हम लोग दो रूप में क्लासिफाई करेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सर और भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एलिमेंट जो होगा हमारा वो या तो मेटल होगा, या तो नॉन मेटल होगा, या तो मेटलॉइड्स होगा। मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, या तो मेटलॉइड्स होगा। कंपाउंड जो हमारा होगा या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। मतलब इस तरीके से मैटर को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। फिजिकल बेस पे तीन टाइप, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। केमिकल बेस पे दो टाइप, प्योर सब्सटेंसेस एंड द मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट एंड द कंपाउंड, एलिमेंट को तीन, मेटल, नॉन मेटल एंड द मेटलॉइड्स, कंपाउंड ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मिक्सचर में होमोजीनियस एंड द हेट्रोजीनियस। राइट। तो इस क्लासिफिकेशन को हमने देखा, जैसे मेन स्टेट हमारा क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस, ये तीन मेन स्टेट है। और हमारा एडिशनल स्टेट क्या है, प्लाज्मा एंड द बोस-आइंस्टीन। अब हम लोग इन सबको समझने की कोशिश करते हैं, सर सॉलिड क्या होता है। ये एग्जांपल आपको दिख रहा है, सर ये पत्थर दिख रहा है, ये पत्थर क्या है, सर सॉलिड है। इसको अगर मैं इस तरीके से देखना चाहूं तो इसके जो एटम या मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं, बोलोगे सर ये इस तरीके से अरेंज है। इस अरेंजमेंट में आपको दिख ये रहा होगा कि सर जो इसके पार्टिकल है ना बहुत पास पास दिखाई दे रहे हैं, बहुत क्लोज है। सर क्लोज क्यों होंगे, अभी हमने मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। एवरी पार्टिकल ऑफ द मैटर विच मीन्स एटम एंड मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स और ये मैटर है या एटम है ना, ये पार्टिकल एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करके रखते हैं और इसी अट्रैक्शन को बोला जाता है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब बोलोगे सर मान लेते हैं दो पार्टिकल है, ये दोनों पार्टिकल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत हाई हुआ तो क्या होगा, सर ये एक दूसरे को अपनी तरफ बहुत तेज से खींचेगा और ये बहुत पास पास होंगे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा कम हुआ तो ये थोड़े दूर दूर होंगे, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम हुआ तो बहुत दूर होंगे। सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही नहीं हुआ तो क्या होगा, दे आर डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, यस और नो, यस। सो इनके बीच में जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और ये इनका फोर्स बहुत हाई है, मतलब इनके पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे। यस तो मतलब अगर मैं बोलूं कि सॉलिड की सर डेफिनेशन क्या होगी तो बोलेंगे अ सब्सटेंस
which have a strong intermolecular force, which have strong intermolecular force. अगर किसी सब्सटेंसेस का इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है, इसका मतलब वो क्या होगा सर? वो होगा सॉलिड। यस, अगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है ना, हम यहां से कुछ पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सर कैसे? सर इंटरमोलिकुलर अगर स्ट्रांग होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा? वेरी लो, या फिर नहीं होगा। सर इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो इनका फोर्स ज्यादा है, तो पार्टिकल बहुत पास पास हैं, और पार्टिकल पास पास हैं, इसका मतलब इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा? कम होगा। सर इस वजह से इनका डेफिनिट शेप होगा। इनका शेप बदलेगा क्या? इस सॉलिड, इस रॉक, इस स्टोन का शेप बदलेगा क्या? सर नहीं, इसका शेप नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि इनके बीच फोर्स बहुत स्ट्रांग है, और बहुत फोर्स स्ट्रांग है तो इनको हम इधर उधर डुलाना हिलाना पॉसिबल नहीं है। तो मतलब इसका शेप क्या होगा? डेफिनिट होगा। सर इसका वॉल्यूम क्या होगा? सर इसका वॉल्यूम भी क्या होगा? डेफिनिट होगा। वॉल्यूम मतलब क्या? सर लेंथ, विड्थ और हाइट, इन सब को हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं क्या? नहीं। इस रॉक का लेंथ, विड्थ, हाइट सब क्या होगा? सब सेम होगा, बदलेगा ही नहीं। मतलब इसके डेफिनिट क्या होगा? वॉल्यूम होगा। सर इसमें क्या होगा? नो फ्लूइडिटी होगी। मतलब ये बह सकता है क्या सर? ये तो बह नहीं सकता। बहेगा कैसे? जब मॉलिक्यूल्स इस तरीके से फ्लो करेंगे तभी तो फ्लूइडिटी आएगी। मॉलिक्यूल से फ्लो कर ही नहीं सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। सर क्या ये कंप्रेसिबल होगा? तो लिखेंगे नॉट कंप्रेसिबल। सर ये कंप्रेसिबल का मतलब क्या है? तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कंप्रेसिबल का मतलब होता है जब दो मॉलिक्यूल्स को आपस में दबाया जा सके। और दबाया कब जा सकेगा? जब इनके बीच में स्पेस होगी और दबाएंगे तो मॉलिक्यूल्स दब जाते हैं। इनके बीच का स्पेस क्या होता है? कम हो जाता है। उसको बोलते हैं कंप्रेसिबल। मतलब अगर किसी चीज को दबा सकते हो आप, वो दबा पाओगे तो मतलब वो कंप्रेसिबल है। नहीं दबा पाते तो कंप्रेसिबल नहीं है। इसका मतलब इस जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में स्पेस तो है ही नहीं। जब स्पेस नहीं है तो इनको कंप्रेस किया जा सकता है क्या? नहीं सर, कंप्रेस नहीं किया जा सकता। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर स्पेस इसमें बहुत कम होगा, डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, फ्लूइडिटी होगी नहीं, और ये कैसे होंगे? नॉट कंप्रेसिबल। ये कंप्रेसिबल नहीं होंगे। इसका एग्जांपल आपको दिख जाएगा। राइट, अब आगे चलते हैं दूसरे स्टेट में, जिसका दूसरा क्या है? लिक्विड। सर इसके पार्टिकल देखो, ध्यान से देखो, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो है, लेकिन हल्का फुल्का गैप है। मतलब इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो क्या होगा? इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होगा वो गैस से तो अधिक होगा, लेकिन सॉलिड से क्या होगा? कम होगा। यानी अ सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ लेस intermolecular force than the solid and the strong intermolecular force than the gas, वो क्या होंगे? सर लिक्विड होंगे। मींस अब ये क्या होगा? सर इसमें डेफिनिट वॉल्यूम होगा बट डेफिनिट शेप नहीं होगा। सर बहुत सिंपल एग्जांपल, हमने एक वाटर लिया, यस सर, उसको ग्लास में डाला, वाटर का शेप कैसा दिखेगा? ग्लास जैसे दिखेगा। हमने बॉटल में डाला, उस वाटर का शेप कैसा दिखेगा? बॉटल के जैसे दिखेगा। मतलब पानी का खुद का कोई शेप नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दे डू नॉट हैव अ डेफिनिट शेप। मतलब ये कंटेनर का जो भी कंटेनर में डालोगे उसका शेप क्या कर लेगा? ले लेगा। एग्जांपल इसका वाटर, मिल्क एंड दिस वन। सर इसमें फ्लूइडिटी होगी, यस, पानी तो बह सकता है, फ्लूइडिटी होगी। सर ये कंप्रेसिबल होगा, बिल्कुल, लिटिल बिट कंप्रेसिबल होगा। लिटिल बिट क्या होगा? कंप्रेसिबल होगा। राइट। सर इसमें से क्या कर सकते हैं? इसमें से मास सेम होगा, बिल्कुल, इसमें मास सेम होगा, मतलब डेफिनिट मास होगा। सर डेफिनिट वॉल्यूम होगा, सर डेफिनिट वॉल्यूम होगा, डेफिनिट वॉल्यूम होगा। सर डेफिनिट शेप होगा, डेफिनिट शेप बिल्कुल नहीं, इसका शेप डेफिनिट नहीं होगा, बाकी चीज क्या होंगे? सेम होंगे। सो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं गैस। गैस में, इस गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में देखो स्पेस क्या है? सर ज्यादा है, तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? हाई होगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? हाई होगा, जिसमें से हम लोग डेफिनिट शेप, जिसके कारण इसका डेफिनिट शेप ना होगा और ना ही डेफिनिट वॉल्यूम होगा। ना तो इसमें डेफिनिट शेप होता है, ना तो वॉल्यूम होता है।
सर कैसे? मान लो एक गैस हमने इस कंटेनर में भरा हुआ है, इसका लेंथ विड्थ हाइट अपना कुछ होगा, इस गैस को हमने खोल दिया, एक बड़े कंटेनर में डाल दिया, तो पूरा गैस यहाँ फैल जाएगी कि नहीं फैलेगी? तो सर इसका लेंथ विड्थ हाइट तो चेंज हो गया, मतलब इसको हम लोग लेंथ विड्थ हाइट इसकी बदलती रहती है, मतलब इसका वॉल्यूम भी सेम नहीं है। सर इसका सिर्फ डेफिनेट क्या होगा? सिर्फ इसका डेफिनेट होगा मास। क्या होगा सर? ये कंप्रेसिबल होगा। यस कंप्रेसिबल होगा, इसको दबाया जा सकता है, जैसे बलून देखो, बलून को पकड़ के दबा सकते हैं, तो इसमें मास होगा, इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। फ्लूइडिटी, ये बह सकता है क्या? बिल्कुल ये बह सकता है। जैसे हवा कहते हैं ना, हवा बहती है, हवा चलती है, तो हवा बह सकती है, मतलब ये इसमें फ्लूइडिटी होती है, ये कंप्रेसिबल होता है, राइट? ये कंप्रेसिबल भी है, फ्लूइडिटी भी है। तो हमने ये तीनों समझ लिया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होते हैं और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इसके आगे हमें ये समझना पड़ेगा सर इनमें चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस में कोई रिलेशन भी है क्या? बिल्कुल है। किसी भी सॉलिड को अगर लिक्विड में बदला जाता है उसको बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आइसक्रीम कभी आप खाए होगे? यस, आइसक्रीम खाते हो, थोड़ी देर अगर बाहर पकड़ के रखो तो क्या कहते हो? सर मेल्ट हो गया, मेल्ट हो गया, मतलब सॉलिड पहले था आइसक्रीम, सेमी सॉलिड था, फिर वो बदल के किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। मतलब सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट। यानी एट अ टेम्परेचर व्हेन सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। ये डेफिनेशन वगैरह लर्न नहीं करनी है, बस वी हैव टू अंडरस्टैंड। सर अगर लिक्विड से कोई सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। सर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन, सॉलिड से गैस में चेंज होना सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड में चेंज होना इट्स कॉल्ड द डिपोजिशन। ये सिर्फ टर्म समझना कि कोई भी अगर सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, उनके नाम क्या है, ये हमें हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंड करने में कोई टॉपिक। तो ये हमने क्लासिफिकेशन तो समझ ही लिया था। अब इस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं और समझते हैं कि जो इसका केमिकल क्लासिफिकेशन का जो हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। एनीथिंग विच इज कंसिस्ट ऑफ द वन काइंड ऑफ एटम। जिस भी चीज में एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंसेस बोलेंगे। मतलब एनीथिंग विच इज मेड अप बाय द वन टाइप ऑफ द पार्टिकल, जो कि फिक्स कंपोजिशन में होगा और यूनिफॉर्म उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज का मतलब पूरे के पूरे, अभी मैं इसका यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी वगैरह जब हम जस्ट एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ेंगे तो समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक हमने लोहे का टुकड़ा लिया, यस सर, इस लोहे के टुकड़े को काट के हमने 3 हिस्सों में बांटा, सर यहां और यहां और यहां। सर इनमें सभी मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सर ये सिमिलर होंगी, तो इसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज हुई कि ना हुई? इन तीनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी हुई। सर इनका कंपोजिशन भी क्या है? सर सेम है, एक टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है, सारे के सारे की एटम की प्रॉपर्टीज क्या है? सेम टाइप की हैं, तो ये फेरस हो गया, राइट? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म और फिक्स कंपोजिशन। व्हाट डज मीन फिक्स कंपोजिशन? जैसे वाटर के ले लो, पानी। अब पानी चाहे आप नल से निकालो या बोर से निकालो, दोनों में पानी का फॉर्मूला क्या होने वाला है? H2O ही होने वाला है। मतलब इसके बीच का कंपोजिशन का रेशियो क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। तो ये क्या कहलाते हैं? प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में एक तो एलिमेंट है और दूसरा क्या है? कंपाउंड। जो एलिमेंट है वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है। जो भी एलिमेंट होगा उनमें सारे एक ही टाइप के एटम होंगे। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि हर एक मैटर का बेस है। सो ऐसे समझो आप, जैसे मैंने एक फेरस लिया, लोहे का टुकड़ा लिया, इसके अंदर तोड़ूंगा तो सिर्फ क्या निकलेगा? लोहा लोहा ही निकलेगा। सर मैंने गोल्ड लिया, गोल्ड को तोड़ूंगा तो क्या निकलेगा? सर इसके अंदर भी क्या मिलेगा? गोल्ड गोल्ड ही मिलेगा। ऐसा थोड़ी है गोल्ड के अंदर फेरस मिल गया, यानी लोहे, सोने के अंदर क्या मिल गया? लोहा मिल गया। अगर ऐसा मिल गया तो मतलब आप सही दुकान में नहीं जा रहे हो, आप सही ज्वेलर सेलेक्ट करो। मतलब कि जो भी एलिमेंट होगा उसके अंदर सेम टाइप के, वन टाइप के क्या होंगे?
एटम प्रेजेंस होंगे। एग्जाम्पल, गोल्ड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। चैप्टर 3 में जाओगे और 10th में भी आपने पढ़ा होगा, ये पूरा टेबल देखा होगा, मोस्ले का पीरियोडिक टेबल, उसमें एलिमेंट का अरेंजमेंट देखा होगा, वो सारे के सारे क्या हैं? एलिमेंट हैं। सर कंपाउंड क्या होगा? इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स और द एटम्स। मतलब अगर 2 एटम मिल जाए, सेम टाइप के हों या डिफरेंट टाइप के हों, जब ये मिलने के बाद ये कोई ना कोई सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। बट ये किसमें होते हैं? हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। किसमें होते हैं? फिक्स्ड रेशियो में। जैसे मैंने Na और Cl बनाया, NaCl जिसको हम बोलते हैं टेबल सॉल्ट, जो घर में आप नमक खाते हो वो, इनमें से Na और Cl में से हमेशा Na और टेबल सॉल्ट में Na और Cl का रेशियो 1:1 ही रहेगा। मतलब एक Na एक Cl मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? NaCl बनाएंगे। आप बोलोगे सर हम 2 Na ले लेते हैं और एक Cl ले लेते हैं, तो ये नहीं हो सकता, ये टेबल सॉल्ट नहीं बनेगा और इसका रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। मतलब इन कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, इनका हमेशा रेशियो कैसा होगा? फिक्स होगा। मतलब जो आपस में मिलने वाले होंगे, इनका रेशियो हमेशा कैसा होगा? फिक्स होगा। तो कंपाउंड मतलब होता है कि इट इज फॉर्म्ड बाय द, यानी एनी सब्सटेंसेस which is formed by the 2 or more than 2 substances which is in fixed ratio। इसके बहुत सारे एग्जांपल लिखे गए हैं, सो आप चेक कर सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं मिक्सचर की तरफ। सर कंपाउंड और मिक्सचर में थोड़ा ही डिफरेंस है। सर कंपाउंड में जो भी कांस्टेंट पार्टिकल थे वो फिक्स रेशियो में थे। मिक्सचर में जो भी पार्टिकल होंगे वो फिक्स रेशियो में नहीं होंगे, वो किसी भी रेशियो में होंगे। जैसे आपने मिक्सचर खाया होगा, मिक्सचर तो सुना होगा। मिक्सचर में आप देखो, चाहे जितना मिर्ची डाल दो, चाहे जितना मूंगफली डाल दो, चाहे जितना बेसन डाल दो, चाहे जितने मसाले डाल दो, कोई लिमिट है क्या? नहीं, राइट। सॉल्ट थोड़ा कम कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा कर सकते हो। मतलब मिक्सचर डिफरेंट टाइप के मिक्सचर अवेलेबल है, राइट। तो मतलब जो मिक्सचर में कांस्टेंट पार्टिकल कंपोजिशन होंगे वो किसी भी रेशियो में होंगे, इसका कोई भी फिक्स नहीं है, राइट। इसके बाद आते हैं इस मिक्सचर के दो टाइप, होमोजीनियस मिक्सचर एंड दी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सर ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है? होमो स्टैंड फॉर दी होमी होमी, होमो स्टैंड फॉर दी होमी होमी, होमी मतलब सेम। यानी अगर उसके कांस्टेंट पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बराबर मिक्स हुए हैं, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अगर उस कांस्टेंट पार्टिकल बराबर मिक्स नहीं है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा तो हेट्रोजीनियस, और यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा तो क्या होगा? होमोजीनियस। सर कैसे समझते हैं? जैसे हमने शुगर और वाटर ले लिया, इस शुगर और वाटर का सोल्यूशन अगर बनाया हमने, तो चाहे मैं यहां से थोड़ा सा शुगर वाटर का सोल्यूशन निकालूं, चाहे यहां से, दोनों जगह इसकी स्वीटनेस क्या होगी? सर सेम होगी। जब मिक्स होंगे तो सेम होगी। मतलब इस टाइप के मिक्सचर को क्या बोल देंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर सैंड और वाटर ले लो, तब सर सैंड थोड़ा ज्यादा होगी नीचे साइड, ऊपर में थोड़ा कम होगी, बीच में थोड़ा अलग होगी, डिपेंड्स ऑन दी उसका साइज क्या है, राइट। तो इसमें जो पार्टिकल है हर जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब ये क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। तो मिक्सचर भी हमने देख लिया, और कितने टाइप से होता है? दो टाइप से, होमोजीनियस एंड दी हेट्रोजीनियस। ये फिजिक्स में है, इसको फिजिक्स में आप पहले चैप्टर में पढ़ते हो। तो हम लोग एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये हम लोग एसआई यूनिट है, बेसिक यूनिट्स हैं। ये बेसिक यूनिट्स जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स और डराइव्ड यूनिट्स हैं, इनके बारे में आपको अलग से क्लास ले ली जाएगी। अभी हम लोग कंसाइज वे में इसको करने की कोशिश करते हैं। हमें थोड़ा समझना पड़ेगा मास और वेट क्या होता है सर। वैसे हम अर्थ में कह सकते हैं मास और वेट दोनों क्या है? सेम ही है। बट मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। जितने अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंस होंगे उसको हम बोलेंगे मास। लेकिन वेट क्या होता है सर? पुलिंग फोर्स होता है, पुलिंग फोर्स बाय प्लैनेट या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर कोई जो पुलिंग फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मास बोलेंगे।
वो वेट वैल्यू में सॉरी, जैसे समझो सर इसके अंदर ये भी तो मैटर से ही मिलकर बना होगा ना, यस, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, कंपोजिशन है, इनका जो अगर हम लोग इसको देखें कि अमाउंट ऑफ मास, अमाउंट ऑफ मैटर कितना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। लेकिन अगर मैं इसको छोड़ दूं तो नीचे गिर जाएगा, मतलब अर्थ इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो जितने फोर्स से ये पुल कर रहा है, जितना इसमें पुलिंग फोर्स आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे। मतलब सर मास और वेट सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है। मास कहीं चेंज नहीं होता, चाहे एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे चले जाओ, मास कहीं भी चेंज नहीं होता, बट वेट कैन बी चेंज। वेट यहां पे क्या है, चेंज होते रहता है। यहां पे वेट आपका अगर 10 किलो है, तो मान लो आप मून पे जाओगे तो हो सकता है आपको 2.5-3 किलो ही मिले वेट। अगर कोई व्यक्ति है, अगर आपको कोई मोटा कहता है तो आप कह सकते हो कि हमारी गलती नहीं है, हम दूसरे प्लैनेट के लिए बने हैं, राइट। सो हम लोग मास और वेट समझ लिए। तो मास और वेट में ये डिफरेंसेस हैं जो कि आप समझ सकते हो, देख सकते हो। बाकी आप हम आगे बढ़ते हैं। सो हम आते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की तरफ। ये एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट भी कर लेना। बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको लॉ बता देता हूं कि लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास क्या है, कैसे आया, एंड इजी, बहुत इजी है, एक एक लाइन के हैं, एग्जाम में आपको आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास विद एग्जांपल, आप नोट कर दोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। केमिस्ट्री में ना, साइंस में एक वर्ड है, अच्छा ये ध्यान देना, लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। ये लॉ कुछ सोच के ना, आपको पढ़ के कई बार ये लगेगा ये लॉ सर थोड़ा बहुत ज्यादा बेसिक नहीं हो गया। जी हाँ, ये सारे लॉ तब के हैं जब तक कि एटम के बारे में बहुत बड़ी रिसर्च नहीं हो गई। मतलब जब तक कि एटम का कंपोजिशन, एलिमेंट, कंपाउंड क्यों कंबाइन करते हैं, किस लिए कंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कवरी नहीं हो गई थी, उसके पहले के ये लॉ हैं। सो इस लॉ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार आप ये मत सोचना सर ये बहुत बेसिक लॉ, ठीक है। तो हम लोग पहला जैसे समझते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक मैटर या एलिमेंट, कंपाउंड केमिकली कंबाइन होते हैं और कुछ प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ना कुछ नियम तो अप्लाई होते होंगे, कोई ना कोई रूल तो होगा, कुछ ना कुछ चीजें तो होंगी। तो उस चीजों को समझने के लिए हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को समझना पड़ेगा। उनमें से फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास। अगर आपको कहीं भी एक वर्ड दिख जाए कंजर्व, कंजर्व यानी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है नो चेंज। मतलब इसका मतलब है कि आपका कंजर्वेशन मतलब हर चीज क्या है, कंजर्व है। तो हमारा कहना यह है, यानी इस लॉ का कहना है मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंजेस या एनी केमिकल रिएक्शन। अब इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, हम मान लेते हैं हमारे पास दो कंटेनर है, सर दो कंटेनर है। एक कंटेनर में हमने ले लिया AgCl और दूसरे कंटेनर में हम ले लिया NaNO3। यानी एक कंटेनर में हमने ले लिया सिल्वर क्लोराइड और दूसरे कंटेनर में हमने क्या ले लिया, सोडियम नाइट्रेट ले लिया। तो इन दोनों जब आपस में दोनों क्या करेंगे, कंबाइन होंगे, मान लेते हैं, हमें नई स्लाइड खोलता हूं। हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने ले लिया NaCl ले लिया, और एक कंटेनर लिया और जिसमें हमने क्या ले लिया, AgNO3 लिया, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करवाते हैं। जब मैं रिएक्ट करवाऊंगा तब ये कंपाउंड क्या बनेगा, बनेगा NaNO3 और AgCl बनेगा, मतलब सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनेगा।
मैंने इनको रिएक्शन के पहले वेट किया और रिएक्शन के बाद वेट किया, इन दोनों का वेट सेम था। मतलब द मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। जब भी रिएक्शन में इस रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के इक्वल है, विच मीन्स ये इसका मास कैसा है सर, चेंज ही नहीं हुआ, मीन्स ये कैसा मास है, कंजर्व है, बदला ही नहीं। तो मैटर यही कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये कहता है कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन हो, इसका मास चेंज नहीं होता है, मास कैसा रहता है, फिक्स रहता है। फिर इसके बीच में आइंस्टीन आते हैं, उन्होंने रिलेटिविटी थ्योरी दी इक्वल टू mc स्क्वायर, तब इसको बदल के इस डेफिनेशन को क्या कर दिया गया, द सम ऑफ द मास एंड द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स always be equal to the sum of the mass and the energy to the product, means the mass and energy neither be created nor be destroyed। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से चेंज कर लिया गया। तो बहुत आसान है, एक लाइन में अगर इसको लिखोगे तो लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल ऐसे नोट कर सकते हो। फिर लॉ ऑफ द डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या है, डेफिनिट वर्ड आता है फिक्स से, फिक्स मतलब होता है जो बदलता नहीं। मैं एग्जांपल लेता हूं और आप बताना। मान लो हमने कहा हमने अपने बोरवेल से पानी लेके आए, आप मान लो अपने बोरवेल से पानी लेके आए, पर्सन ए है, पर्सन बी ने क्या किया, पर्सन बी ने क्या किया, इसने भी अपने बोरवेल से पानी लेके आया। पर्सन सी है, ये यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से पानी लेके आया। इन तीनों केस में पानी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा सर, H2O ही तो होगा। मतलब कि अगर किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन का या किसी भी केमिकल कंपाउंड का कोई भी सोर्स हो, लेकिन उनके कंपोजिशन, उनके कांस्टेंट पार्टिकल हमेशा फिक्स होंगे। लुक एट द एग्जांपल, जैसे मैं कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूं और इसको गर्म करता हूं तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या मिलेगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर मैं कार्बन को बंद करता हूं, यानी ये क्या बनाएगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सर दोनों केस में कार्बन डाइऑक्साइड हमें अलग अलग सोर्स से मिले, लेकिन इन दोनों का जो मास होगा, इनके कांस्टेंट पार्टिकल के मास का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, इनका रेशियो जो होगा वो डेफिनिट होगा। सर किसका रेशियो, सर एटम मॉलिक्यूल्स का रेशियो मान लो, मास का रेशियो मान लो, दोनों का रेशियो क्या होगा सर, डेफिनिट होगा, फिक्स होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बोलते हैं, राइट। सो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है, अ प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन द सेम फिक्स रेशियो बाय द मास। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, जैसे वाटर है, ऑलवेज कंटेन दी हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन दी फिक्स रेशियो लाइक दी 1:8, इनका मास क्या होगा, सेम होगा। एंड लास्ट वन आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड वन सॉरी, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ द मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब सर ये लॉ ऑफ द मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, इसका भी बहुत सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। इस लॉ ऑफ द मल्टीपल प्रोपोर्शन में सोचो आप, जैसे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया और कार्बन डाइऑक्साइड लिया। अब मैं कार्बन को अगर फिक्स कांस्टेंट टर्म समझूं तो कार्बन का मास 12 है, सर ऑक्सीजन का मास क्या है, 16। ऑन द अदर हैंड इस कार्बन का मास 12 है, लेकिन इस ऑक्सीजन का मास क्या है, 2 × 16, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना, तो कितना होगा सर, इसका जो रेशियो आया 12:16 और इसका जो रेशियो आया 12 क्या है 32। तो इनमें ना एक रिलेशन है विच इज कॉल्ड द सिंपल होल नंबर रेशियो। 16 बन जा 16 होता है, 16 2 जा क्या होता है 32। मींस हमें ये कहने के लिए मिलता है कि when the two elements form the more than one compound, then masses of the one element that combine with a fixed mass of the other number is simple whole number ratio।
मतलब अगर एक कोई कंपाउंड, ऐसे समझो एक कंपाउंड फिक्स है, ये अलग अलग दो लोगों के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो दोनों के साथ जब ये कंपाउंड बनाएगा ना, दोनों के साथ, लुक एट द एग्जांपल, ए है, ये बी के साथ भी कंपाउंड बनाता है और सी के साथ भी कंपाउंड बनाता है, ये क्या होगा, ए बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो जो बी और सी का रेशियो होगा ना, ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। कैसा होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो। होल नंबर का मतलब 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसा होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीपल प्रपोर्शन। अब मल्टीपल प्रपोर्शन का रीजन ये भी देखो, 16 1 16, 16 2 32, मतलब ये क्या है, एक मल्टीप्लाई में। और आगे बढ़ते हैं तो हमें आता है दो, एक लॉ मिलता है जिसको हम बोलते हैं गे-लुसाक लॉ। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली गैसेस के लिए है। सेम अगर आपको मल्टीपल प्रोपोर्शन पता है तो इसको भी कह सकते हो, व्हेन द टू और मोर देन, या व्हेन द गैसेस रिएक्ट विद द ईच अदर एंड प्रोडक्ट आल्सो गैसेस, देन कंबाइन इन द सिंपल नंबर होल रेशियो बाय वॉल्यूम। व्हाट डज मीन, लुक एट द एग्जांपल। जैसे मैंने लिया, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमने, सॉरी, हाँ हाँ ठीक, मान लेते हैं हमारे पास एक अमोनिया है, तो हमने अमोनिया को बनाने के लिए N2 + 3H2 का यूज किया। यहाँ पे क्या बनेगा, ट्वाइस NH3 बनेगा। बोलोगे यस सर बनेगा। इसमें से आप देखोगे जो इस नाइट्रोजन का बाई वॉल्यूम क्या है, रेशियो 1, इसका बाई वॉल्यूम रेशियो क्या है 3, और इसका बाई वॉल्यूम रेशियो क्या है 2। मतलब इनका आपस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो एक होल नंबर है। कैसा है, एक होल नंबर है। आर ऑल्सो दे कंबाइन इन द सिंपल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो, मतलब ये हमेशा सिंपली होल नंबर रेशियो में कंबाइन होंगे, राइट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ सिंपल है, ये हमारे सिलेबस में आप देखोगे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड द प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनका कहना ये है कि अगर कोई गैस है, अगर सेम वॉल्यूम के हैं, सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान लेते हैं हमारे पास एक गैस ए है और दूसरा गैस क्या है, बी है, एक कंटेनर है, और इन सब का हमने क्या रखा, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सब इक्वल रखा है दोनों कंटेनर का। तो पता है एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल्स गैस के इसमें होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स गैस के इसमें होंगे। मतलब अगर किसी भी गैस के हैं, सेम वॉल्यूम है उनका, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर सब कांस्टेंट है दोनों कंटेनर का, तो इनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवोगाड्रो लॉ। और ये सिर्फ किसमें अप्लाई होता है ज्यादातर, ये सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है। आगे बढ़ते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, वहां से अच्छे समझते हैं। ये चैप्टर 1 का पार्ट है, बट हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, जैसे एटॉमिक मास है, इससे पहले हमें दो टर्म समझने पड़ेंगे, फिर हम लोग एटॉमिक मास की तरफ चलते हैं। एक टर्म का नाम है जो है एटम, और दूसरे टर्म का नाम है मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंट है, सर बहुत सिंपल है। एटम क्या है सर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सर, ये मैटर का यूनिट है, यूनिट ऑफ मैटर। मतलब एवरीथिंग इज अ मेड अप बाय द एटम। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि अगर कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, या किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड एंड ब्रोकन अप, मतलब ऐसा छोटा सा पार्टिकल जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता और छोटा नहीं किया जा सकता, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एटम। सर मॉलिक्यूल्स क्या है, सर मॉलिक्यूल्स इज द कंपाउंड या कॉम्बिनेशन ऑफ द
एटम और द एटम, एलिमेंट और द एलिमेंट, मतलब मॉलिक्यूल्स क्या है, टू और मोर देन टू एटम का कंपाउंड है, टू और मोर देन टू एलिमेंट का कंपाउंड है। तो मॉलिक्यूल्स ऐसे समझ सकते हो सर, जब बहुत सारे एलिमेंट एक साथ आ गए, सॉरी बहुत सारे एटम एक साथ आ गए तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल्स बोल देंगे। अब इस मॉलिक्यूल्स को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और दी होमो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सर ये क्या होते हैं, सर अगर सेम टाइप के एटम आपस में मिलकर कोई मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उसको बोलते हैं होमो एटॉमिक। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर H2 बनाएंगे, सर ये मॉलिक्यूल्स है और ये क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। सर हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बनाएंगे, HCl बिल्कुल बनाएंगे। ये दो एटम तो मिले हाइड्रोजन और क्लोरीन का, HCl तो बनाए, लेकिन ये दोनों डिफरेंट एटम थे, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, हेट्रोएटॉमिक एटम मॉलिक्यूल्स, राइट। तो ऐसे समझो कि अगर मैंने ऐसे एक नंबर लिखा H तो मतलब ये एटम है, अगर मैंने ऐसे लिख दिया ये मॉलिक्यूल्स है, अगर मैंने Cl लिखा मतलब हो सकता है ये एटम है, Cl2 लिख दिया तो पक्का क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो समझ गए, मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जब बहुत सारे एटम या एलिमेंट्स एक साथ आ जाते हैं, दो भी आ जाते हैं, एटलीस्ट टू और मोर देन टू एटम और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। अगर आपने ये समझ लिया है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द एटॉमिक मास, क्या होता है एटॉमिक मास, ये बहुत नेसेसरी है। अच्छा, एटॉमिक मास का ना थोड़ा अपना हिस्ट्री है। एटॉमिक मास जब साइंटिस्टों ने ढूंढना शुरू किया तो सबसे पहले सोचा कि एटॉमिक मास निकाला कैसे जाए, क्या रेफरेंस माना जाए। तो एटॉमिक मास को जब इसकी डेफिनेशन आप देखोगे तो यहाँ पे एक टर्म जुड़ा है, 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम। सबसे पहले ये हाइड्रोजन का रेफरेंस लिया गया, ऑक्सीजन का रेफरेंस लिया गया, लेकिन अल्टीमेट जो एटॉमिक मास एक्यूरेट मिला किसी भी एटम का, वो किसका रेफरेंस लेके मिला, कार्बन का रेफरेंस लेके मिला। तो सोचो कि पहले सर हाइड्रोजन क्यों लिया गया, सोचे होंगे हाइड्रोजन तो लाइटेस्ट एलिमेंट है, इस लाइटेस्ट एलिमेंट को बेस बना के हम बता सकते हैं कौन सा एटम इससे 1 गुना है, 2 गुना है, 4 गुना है, उस एटम का उस हिसाब से मास निकाल लिया जाएगा। फिर इस हाइड्रोजन से काम नहीं बना, फिर ऑक्सीजन लिया गया। सर ऑक्सीजन क्यों, और ऑक्सीजन अर्थ के हिसाब से यूनिवर्सली प्रेजेंस है, मतलब अर्थ पे तो प्रेजेंस है पूरी जगह, तो ऑक्सीजन का रेफरेंस लिया गया, लेकिन अल्टीमेट किसका रेफरेंस लिया गया, कार्बन का। तो एटॉमिक मास क्या होता है, द एवरेज ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। मतलब सिंपल सा, एक किसी सिंगल एटम का जो मास होगा, किसी भी सिंगल एटम का जो मास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एटॉमिक मास। जैसे सर हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मास जो होता है 1.008 समथिंग होता है, अप्रॉक्स मैं बोल दूं। हाइड्रोजन है सर, इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास क्या होता है 1। सर सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास क्या होता है 23। मतलब किसी सिंगल एटम का अगर मास हम लोग डिटरमाइन करें उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। सर इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट हम लोग लिखते हैं या तो यू लिखते हैं या तो AMU लिखते हैं। U स्टैंड फॉर द यूनिफाइड मास, AMU स्टैंड फॉर द एटॉमिक मास यूनिट। दोनों में से किसी एक का लिख सकते हो। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक मास सर 35U, सर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008U, सर सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU। सर AMU लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, U अथवा AMU हम दोनों में से कुछ, दोनों में से कोई एक नोट कर सकते हैं। एटॉमिक मास समझ लिया, एटॉमिक मास मतलब किसी एक सिंगल एटम का जो मास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। फर्दर आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास आ गया। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का मतलब ये यहाँ पे सिंगल एटम नहीं होगा सर, यहाँ पे मोर देन टू और मोर देन टू एटम्स होंगे। मॉलिक्यूलर मास का मतलब हुआ सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द ऑल एटम, जितने एटम होंगे उन सब का एटॉमिक मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। सर जैसे कैसे, मॉलिक्यूल्स में जैसे मैंने हाइड्रोजन ले लिया, यस सर, कितने एटम है सर 2, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है सर 1, इसको मैं क्या लिखूंगा 2U, U यूनिट है, तो मतलब अगर मैं इसका यूनिट लिखना चाहूं, इसका यूनिट क्या होता है सर, AMU लिख सकता हूं या तो क्या लिख सकता हूं, U लिख सकता हूं।
सर मुझे H2SO4 का एटॉमिक मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास सॉरी। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं सर? 2। 2 इंटू हाइड्रोजन का मास। सल्फर कितने हैं सर? 1 प्लस डालेंगे 1 इंटू सल्फर का मास। सर ऑक्सीजन कितने हैं सर? 4, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो 2 प्लस 32 प्लस 64 मतलब कितना आएगा? इनको हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 98U। मतलब ये एग्जाम में आते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, और ये बेसिक है, आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। मैं एक दो एग्जांपल लेके और करूंगा तो आपको समझना पड़ेगा। तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं सर? मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा। सर मॉलिक्यूल्स में कौन होंगे सर? एटम ही तो होंगे, सभी सारे एटम का एक साथ मास निकालेंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं एक दो, जिससे और समझ जाते हैं हम लोग। जैसे आपसे पूछता है कि फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे देता है आपको, जैसे दे देता है C6H6 इसका निकालो सर, CO2 इसका निकालो सर, CH4 इसका निकालो सर, NH3 इसका निकालो। तो हम बहुत आसानी से निकालेंगे, बहुत जल्दी जल्दी। तो बोलोगे सर हमें थोड़ा सा मास याद होना चाहिए। सो अभी आप 1 से 20 तक से काम चला सकते हो। जैसे हम लोग चैप्टर 3 में जाएंगे वहां पे आपको थोड़ा थोड़ा सब याद हो जाएगा। तो कार्बन कितना है सर? 1, 1 इंटू 6 सर, सॉरी, कार्बन यहाँ पे 6 है और एक कार्बन का मास होता है 12। ध्यान से समझते जाना सर। C6 है तो कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन के एटम है, और एक कार्बन का मास कितना होता है? 12। फिर डालेंगे प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो है। हाइड्रोजन कितना है सर? 6, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो मतलब 72 प्लस 6 कितना जाएगा? 78, और हम यूनिफाइड मास यानी U लगा देंगे। सर कार्बन डाइऑक्साइड है ये, यस। कार्बन कितना सर? 12। सर एक ही है, बिल्कुल एक ही है, तो 1 इंटू 12 कर लेते हैं। प्लस ऑक्सीजन कितना है? 2, तो 2 इंटू 16 तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 44, राइट। इट्स 444 नहीं है, ये 44 हो गया। यहाँ U क्या स्टैंड कर रहा है? यूनिफाइड मास को। बाकी का सर आप खुद ही निकालोगे, राइट। तो हम लोग यहां पे समझ गए कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे क्योंकि बुक में ये चीजें भी मेंशन है। सर एटॉमिक मास समझ गए, ग्राम एटॉमिक मास ये भी हमें मेंशन है। सर मॉलिक्यूलर मास समझ गए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये भी हमें समझना है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास एंड द एटॉमिक मास। सर एटॉमिक मास में हम एक एटम का मास रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका यूनिट क्या होगा? सर इसका यूनिट होता है U अथवा AMU। सर ग्राम एटॉमिक मास में इसका यूनिट क्या हो जाता है? सर इसका यूनिट ग्राम हो जाता है, बस बाकी कोई भी चेंज नहीं होता है। सर मॉलिक्यूलर मास में यूनिट क्या था इसका? सर मॉलिक्यूलर मास में यूनिट था U, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास या में क्या हो जाएगा इसका यूनिट? तो ग्राम वर्ड आ गया, तो ग्राम वर्ड आ गया तो क्या हो जाएगा? G। तो समझो सर, ये मान लो कैसे पूछेगा, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछ लिया तो क्या करेंगे? जैसे CO2 का पूछ लिया कि ग्राम एटॉमिक मास निकालो या ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालो, कुछ नहीं करना सर, सेम। कार्बन 1 है, यस सर। ऑक्सीजन 2 है, यस सर। तो कितना आएगा? 12 एंड 32 तो कितना होगा? हो जाएगा 44। सर ग्राम एटॉमिक मास पूछेगा ना तो यहाँ पे ग्राम लगा देना। सर मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास पूछेगा ना, सर U लगा दे, सॉरी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछेगा ना तो ग्राम लगा देना, और सिर्फ मॉलिक्यूलर मास पूछेगा ना सर U लगा देना। मतलब इन दोनों सेम ही चीज है, सिर्फ किसका डिफरेंस है? सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है। इसको हम लोग ग्राम में मेजर कर रहे हैं, इसको हम लोग यूनिफाइड मास में मेजर कर रहे हैं, राइट। इन दोनों टर्म को समझ लें। इन द सेम वे अगर ग्राम एटॉमिक मास होगा तो ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, और एटॉमिक मास होगा तो एटॉमिक में। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास कितना? 12 AMU,
अगर ग्राम एटॉमिक मास पूछ लेगा तो 12 ग्राम लिख देंगे, बस इतना ही डिफरेंस, राइट। तो आगे हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको करने हैं। फॉर्मूला मास है और मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, फॉर्मूला मास समझ लेते हैं। फॉर्मूला मास मतलब सिंपल सा होता है सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द प्रेजेंट ऑल द केमिकल फॉर्मूला। सिंपल सा मतलब है सर, फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला होता है ना, जैसे मान लेते हैं कि CH4 है सर, ये मीथेन का केमिकल फॉर्मूला है। तो कार्बन यहाँ पे क्या है सर, एक ही है। हाइड्रोजन क्या है सर, 4 है। इसका मास निकाल दो, फॉर्मूला मास निकल जाएगा, राइट। तो फॉर्मूला मास क्या होता है, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द ऑल एटम इन द फॉर्मूला यूनिट। जो भी फॉर्मूला में मासेस प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, फॉर्मूला मास। जैसे मान लेते हैं हमारे पास CH4 है, बोलोगे सर कार्बन 1 है, 1 × 12, हाइड्रोजन 4 है, 4 × 1 कितना हो जाएगा 12 + 4 ओवल, और कितना हो जाएगा 16। और इस 16 ये हम लोग क्या है, बोलोगे सर इस फॉर्मूले का मास है, इसीलिए हम इसको क्या बोल दिया, फॉर्मूला मास। तो केमिस्ट्री में बने रहें आप, हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे, वीडियो बड़ा ना होने पाए, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट और उससे आगे की क्लासेस लेके आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आपको क्या करने होंगे, सारे नोट्स आपको, चैनल हमारा है, व्हाट्सएप चैनल है इसी जीटा प्रेप के नाम से, जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप आए और हम आपको ये नोट शेयर कर दें। थैंक यू।